आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आपके फेवरेट प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में आप सबको वेलकम करती हूं। सबसे पहले अपने प्रोग्राम में मैं पाकिस्तान की अथॉरिटी से ये सवाल करना चाहती हूं कि क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है तो फिर वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसको मीडिया पर दिखाने पर पाबंदी क्यों है? या फिर मीडिया से सवाल करना चाहिए कि क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा होगा कि पूरे का पूरे इलाके के लोग सड़कों पर होंगे और वो नारे बुलंद कर रहे होंगे और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलेंगे, तो आप तब भी उसको कवर नहीं करेंगे? बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन हो ऐसा ही रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ही इसके ऊपर बात कर लें। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा मखदूश हैं, और इसको अगर हम ये कहें कि क्या ये फ़िरका वाराना तसादुम है, ये सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर शिया सुन्नी के बीच एक लड़ाई नज़र आ रही है, एक बहुत गंभीर तसादुम नज़र आ रहा है। और ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। सिलसिला तो वैसे जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पर मैं कुछ देर में पहुँचूँगी, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी पुराना किस्सा है, वो हमारी जड़ों में बैठा हुआ है। लेकिन हम बात, ये जो झगड़ा है, इसको वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के एक शिया क्लरिक, एक शिया रहनुमा आगा बाकर हुसैनी के ख़िलाफ़ एक FIR काटी जाती है। और वो FIR इस बिना पर काटी जाती है कि उसमें ये दर्ज किया जाता है कि आगा बाकर हुसैनी ने ब्लास्फेमी की है और उन्होंने गुस्ताखी की है, और जो कानून सेनेट से पास हुआ है कुछ दिन पहले, उसके तहत उनको इतनी सज़ा मिलेगी। जैसे ही वो FIR काटी जाती है तो गिलगित बल्तिस्तान की शिया कम्युनिटी उठ खड़ी होती है और वो ये सवाल करते हैं, बल्कि वो ये जवाब देते हैं, वो उस बिल का और उनके ख़िलाफ़ काटी जाने वाली FIR का ये जवाब देते हैं कि फौरी तौर पर ये जो पर्चा दर्ज किया गया है इसको वापस लिया जाए। और फिर उसके इस सिलसिले में जो तकारीर होती हैं, जो स्पीचेस देखने को मिली हैं, उसमें जो सवाल उठाए गए हैं वो आपके सामने भी रखेंगे। लेकिन सिर्फ बात यहीं तक नहीं रहती, बल्कि उसी के साथ जो वहाँ की सुन्नी कम्युनिटी है, सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वो भी उठ खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हमारी बात मानी जाए। तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि इस वक्त वहाँ के जो दो बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, शिया कम्युनिटी और सुन्नी कम्युनिटी, 39% शिया हैं वहाँ पर, और उसके बाद जो तीसरी कम्युनिटी है वो है इस्माइलीज़ की। तो दो बड़ी कम्युनिटीज़ के बीच ये तसादुम हो रहा है। अच्छा, इस तसादुम के पीछे ये जो FIR काटी गई, इसके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि ये हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत वक्त की तरफ से काटी गई है। तो इस बिना पर वहाँ पर जो मुजाहरे हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ भी हो रहे हैं। अब जिस बिल की हम बात कर रहे हैं वो बिल सेनेट में पास हुआ है, और इसके ऊपर जो पाकिस्तान का मीडिया है उसमें इसकी ये ख़बर बड़ी तफसीली तौर पर शाया हुई जब बिल पास हुआ, और उसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने कोई 17 जनवरी 2023 को सहाबा कराम और उम्महातुल मोमिनीन और इनके हवाले से तौहीन पर उम्र कैद की सज़ा का बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। और इसमें यह है कि जो सज़ाएं हैं उसमें इजाफ़ा कर दिया गया, उस बिल की जो मंजूरी दी गई। इसको पेश करने वाले जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने इसको पेश किया था, और इससे पहले भी ये कानून पाकिस्तान में मौजूद था, लेकिन सज़ाएं जो थी वो कम थी। उन सज़ाओं को बढ़ा दिया गया, और कितना बढ़ाया गया ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मुख्तलिफ मीडिया में, ख़ासतौर पर इंटरनेशनल मीडिया में भी और पाकिस्तान के मीडिया में भी, इस बिल की पास होने के बाद ख़बरें शाया हुई। जैसे कि DW में ये इस तरीके से खबर शाया हुई कि क्या मौजूदा हालात में नामूस सहाबा बिल की ज़रूरत है। अच्छा, इसके ऊपर इसकी जो तफसील मिलती है उसमें ये बताया गया है कि बिल के टेक्स्ट जो है, ड्राफ्ट है उसके, यानी जो उसका उसमें पास कर लिया गया जो कानून, उसकी जो शिकें हैं वो ये हैं कि जो इस तरह की कोई तौहीन करेगा, या वो जो तौहीन है वो लिख कर की जाए, वो बोल कर की जाए, वो नक्श की सूरत में, यानी कहीं पर कुछ ऐसा बना दिया जाए, कुछ पेंट कर दिया जाए, किसी भी सूरत में अगर कोई ऐसी बात की गई जिससे किसी को भी ये लगा कि ये जो है वो सहाबा के ख़िलाफ़, या जो मजहबी शख्सियात है उनके ख़िलाफ़ बात किसी ना किसी तरीके से भी जा रही है, तो उसकी जो सज़ा पहले थी वो 3 साल थी, लेकिन उससे बढ़ाकर कम से कम 10 साल या उम्र कैद कर दी गई। अच्छा, फिर
اسے قابل ضمانت سے ناقابل ضمانت، یعنی پہلے بیل ہو سکتی تھی لیکن اس کے بعد اس کو ایسا بڑا جرم بنا دیا گیا کہ اس پہ بیل بھی نہیں ہو سکے گی۔ پھر عدالت سے جو وارنٹ جاری ہوتے ہیں اس کی بجائے ابتدا میں ہی وارنٹ گرفتاری جاری کرنی، عدالت سے پہلے سمن جاری کیا جاتا ہے نا کسی کے خلاف یا کسی کے نام، لیکن اس کے بجائے سیدھے وارنٹ گرفتاری ہی جاری کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دانستہ نادانستہ یا کسی کے غلط الزام لگانے پر بھی، کسی کا اگر کوئی اپنا کوئی بدلہ لینے کے لیے کسی کے خلاف کوئی غلط الزام لگاتا ہے تو تب بھی، جیسا کہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ تمام سزائیں جو ہیں وہ اس شخص کو ملیں گی۔ اب جیسا میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے مسئلہ، یہ جو جھگڑا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے۔ اور چلے ہم بہت زیادہ پیچھے نہیں جاتے، لیکن ہم چلے جاتے ہیں ضیاء الحق کے دور تک۔ ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے دور میں جو ہے، جو ترامیم کی گئی تھیں اور خاص طور پر اس میں مذہب کے حوالے سے مذہب کو جس طریقے سے استعمال کیا گیا تھا ایک ٹول کے طور پر، اس میں آپ جانتے ہیں کہ کئی ایسے فرقے تھے جن کو کافر قرار دے دیا گیا۔ احمدیس کے حوالے سے جو بل نہ صرف پاس کیا گیا بلکہ اس میں کچھ نئی شکیں شامل کی گئیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو 295 سی ہے یہ ضیاء الحق کے دور میں شامل کیا گیا۔ اس سے پہلے یہ جو بات کی جاتی ہے کہ انگریزوں کے دور کا ہے تو اس میں تو 295 بی تھا، لیکن سی بعد میں شامل کیا گیا۔ خیر وہ تو مختلف ادوار میں اس میں بہت ساری شکیں شامل ہوتی رہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ضیاء الحق نے 1980 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے تعزیرات پاکستان میں دفعہ یعنی کہ کلاس 298A کو ایڈ کیا تھا، جس کے ذریعے صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرنے پر 3 سال تک قید یا جرمانہ یا قید اور جرمانے کی دونوں سزائیں مقرر کی گئی تھی۔ پھر 1985 میں ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم کے ذریعے اپنے تمام اقدامات کو آئینی ٹچ دے دیا، یعنی ان کو ایک کانسٹیٹیوشنل وے میں ان کو ایک پروٹیکٹ کیا اس نے۔ اس طرح 298 کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن گیا اور آج تک برقرار ہے۔ تو یہ ہے وہ بون آف کنٹینشن، یعنی یہ ہے وہ فساد کی جڑ جہاں سے شروع ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے اس کو فساد کی جڑ کہا، اس کی یہ وجہ ہے کہ ضیاء الحق نے، یہ سبھی جانتے ہیں کہ مذہب کو اپنے فائدے کے لیے، اپنا اقتدار کو طول دینے کے لیے استعمال کیا۔ تو ابھی تک وہ جو کہتے ہیں، ایک بات سوشل میڈیا پر چلتی ہے کہ لاشا ڈھونڈے پائے ہیں اج بھی تینوں روندے پائے ہیں، وہ کہا جاتا ہے ضیاء کو کہ جو افغان جہاد آیا اور اس کے بعد جو اسلحہ آیا اور پھر جو جنگ لڑی گئی جس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی پاکستان کی، وہ اس کے اوپر بھی یہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو قوانین رائٹ کیے گئے مذہب کی آڑ لے کر اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اس کے اوپر بھی کہا جاتا ہے کہ اج بھی لاشاں ڈھونڈے پائے ہیں اج بھی تینوں روندے پائے ہیں، کوئی اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ تو جو کچھ گلگت اور بلتستان میں اس وقت ہو رہا ہے تو وہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ اب دیکھیے، بات جہاں سے سٹارٹ کی تھی نا وہیں پر واپس آتے ہیں، بلکہ وہاں پر واپس آنے سے پہلے میں آپ کو وہ کچھ ویژولز دکھائی دیتی ہوں کہ یہ والی جو ویڈیوز اس وقت میں جو آپ کو دکھانے لگی ہوں، یہ چند دن سے موبائل کی گیلری میں موجود ہیں۔ اچھا، میں نے ان کو دیکھنے کی کوشش کی کہ کون سے واٹس ایپ گروپ سے آئی ہیں اور یہ ان کا کیا مقصد ہے، یہ کیا ہو کیا رہا ہے گلگت بلتستان میں۔ لیکن پہلے تو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ جو پوسٹ کی ہیں کسی نے، یہ کہاں پر ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب پتہ چلنا شروع ہوا تو ایسا لگا کہ شاید کسی نے کچھ ایسا کہہ دیا ہے، یا جو یہ آغا باقر حسینی صاحب ہیں انہوں نے کوئی، لیکن پھر جب ہمارے پاس پروٹیسٹ کی ویڈیوز پہنچتی ہیں تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ کوئی اتنا چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا کانفلکٹ بن چکا ہے وہاں پر۔ اور وہاں پر جو نعرے لگائے جا رہے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کرنا ہے تو کارگل کھول دو۔ تو جہاں پر یہ نعرے لگ رہے ہوں گے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر جو مسئلے کی شدت ہے وہ کتنی زیادہ ہوگی۔ کی اجازت نہیں دی۔ یہ یاد رکھو، اگر راستے میں کوئی غلط واقعہ ہو گیا
तो मौला अली को ज़रब लगी, तुम्हारे पैरोकारों ने मारी, लेकिन मौला ने जिन जिन को ज़रब मारी ये भी याद रखो, हम उसके पैरोकार हैं। फिर तुम्हारी तरफ से एक ज़रब आई तो 2 ज़रब हमारी तरफ से भी आई। कोई अमन शमन नहीं, अमन उस टाइम कायम होगा जब हमारी जिंदगियां महफूज होंगी। जिधर हमारी जिंदगी महफूज नहीं है तो दूसरे की भी नहीं होगी। तो आप तमाम से मेरी गुजारिश है, ये जेलगढ़ चौक उस टाइम तक नहीं खुलेगा जिन सरकारी दलालों ने आगा बाकिर अल हुसैनी, एक हुसैनी सादात फर्जंद ज़हरा पे पर्चा कटा, वो सामने है। वो सहूलतकार भी हमारे अपने लोग हैं। कोई चिलास का मौलाना इधर नहीं आया। मेरी तरफ से दी गई मौलाना फरमान वली पे अभी तक दरखास्त पे अमल क्यों नहीं होता? तुम लोग अंदर बैठे हुए काली बेड़े भी सहूलतकार हो। अगर तुम लोग इसी तरह सहूलतकारी करते रहोगे, नहीं जाना हमने पंजाब, नहीं जाना हमने सिंध। अगर तुम्हें तकलीफ है इस मुतनाज़ा खित्ते के शहरी को तुम अपने मुल्क में आने के लिए रास्ते में टाउट पैदा कर दो, दार अल तांगिर कोहिस्तान तक हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में। खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, हम करगिल की तरफ जाएंगे। ये रोड उस टाइम तक नहीं खुलेगा। अभी हमारे तमाम जवान बुजुर्ग इन सब से मैं मशावरात करूंगा। अब आप इस प्रोटेस्ट की टाइमिंग मुलाहिजा करें तो इस प्रोटेस्ट से 2 दिन पहले जड़ावाला सानिया होता है, जिसमें क्रिश्चियंस कम्युनिटी के ऊपर जो जुल्म ढाया जाता है और 16 से 20 के करीब चर्चेस को आग लगाई जाती है और उनको ढाया जाता है। और उसके 2 दिन के बाद सियालकोट में अहमदीस की 2 मस्जिदों पर भी हमला होता है। और उसके बाद फिर अब हम ये देख रहे हैं प्रोटेस्ट। अच्छा, इसी के साथ जब आप दूसरी तरफ देखते हैं तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बिजली के बिलों पर जो पूरे मुल्क में मुल्क गिर हड़तालें हो रही हैं और मुल्क गिर इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और वापडा और जो बिजली के महकमे उनके लोगों को पकड़ पकड़ के आवाम मार रही है और जूतियाँ मार रहे हैं और साथ में हुकूमतों को जो हैं वो गालियाँ निकाल रहे हैं। और अब 2 सितंबर को, जिस दिन इंडिया का यानी इंडिया जो है वो रोशनी की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान में रोशनी के लिए हड़तालें हो रही हैं, क्योंकि 2 सितंबर को जमात इस्लामी ने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया है और 2 सितंबर को ही इंडिया का सोलर मिशन जो है वो लॉन्च होगा। तो ये है फ़र्क। लेकिन इसको जो है बिल्कुल ब्लैकआउट किया गया मीडिया पर, जो कि नहीं होना चाहिए। इससे मसाइल हल नहीं होते। मैं ये समझती हूँ कि इससे मसाइल बढ़ते हैं। और माजी से लेकर अब तक हमने ऐसे काफ़ी तजुर्बे कर लिए हैं कि मसाइल को छुपाने की कोशिश की और उसके बाद फिर वो जो हुआ वो हमने देखा। तो मेरा ख़्याल है कि अब हमें माजी से सबक सीखना चाहिए, जो हम नहीं सीखेंगे क्योंकि हमने कभी आज तक नहीं सीखा। इजाज़त दें, आपसे दोबारा मुलाकात होती है।